Everybody, please turn on your cameras. And if you are not able to hear my voice, please do let me know. आवाज आ रही है मेरी ठीक से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, बाकी बच्चे प्लीज अपना कैमरा ऑन करें. Since there are so many students in the class. शौर्य गुप्ता कैमरा ऑन करें. आदित्य वर्मा, शौर्य भट्टाचार्य, श्यामजी आदर्श, सिद्धांत, शुभम, मृणाल, सत्यम, पूर्वी, वर्षा, कबीर. ठीक है, सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, तो एक सेकंड में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. अव्यक्त शर्मा कैमरा ऑन करें. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th वाला जो चैप्टर है हमारा, इसमें बेसिक क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग लाइक व्हाट इज एन एटम एंड ऑल दैट स्टफ. इसके बाद में वी विल बी लर्निंग या रिवाइजिंग आप कह सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विद अस
from the last sessions, quantum numbers पढ़ेंगे, ठीक है? पहले एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का, देन आई विल बी पोजिंग सम क्वेश्चंस टू यू गाइस एंड यू हैव टू आंसर दोस, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जैसे जानते होंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए हमारे पास कितनी थ्योरीज पढ़े हैं हमने? थ्योरीज फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कौन कौन से थे? Ma'am, Rutherford model. Ma'am, Thomson Rutherford, model. J.J. Thomson, and Ma'am Bose model. Yes, Ma'am, Goldstein. first was Thomson, then you have Rutherford model, and the next one is your Bose model. Bohr's model. इसके अलावा अब क्वांटम मैकेनिक्स में वी स्टडी दी श्रोडिंजर्स model, and this is the most reliable model, the Schrodinger model. So that is basically out of our syllabus. एलिस कुशवाहा, क्या आप दूसरी आईडी से लॉगिन करें बेटा? So we have Thomson's model, Rutherford's model and Bohr's model in our syllabus, जो कि हमने पढ़ा हुआ है. इसके अलावा हमने क्लास 9th में एटम के बारे में जो चीजें पढ़ी थी उनमें एक था कि आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि डाल्टन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया था. उन्होंने कहा था एटम जो होता है ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है. But with time came the discoveries of the different subatomic particles inside an atom. Atom के अंदर different types के subatomic particle होते हैं, उससे भी छोटे छोटे, तो उसका डिस्कवरी किया गया. तो respective to those who discovered electron किसने डिस्कवर किया था? Ma'am Thomson. J.J. Thomson. What is the charge on an electron? Exact charge on an electron? 1.6 into 1.6 into 10 की power minus 19 coulombs. Yes, it is 1.602 into 10 raised to the power minus 19. आगे यूनिट क्या लिखूं? Coulombs. Yes, कूलम. इतना नेगेटिव चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये नेगेटिव इतना चार्ज होता है. और अगर हम इसे रिलेटिव चार्ज या यूनिट चार्ज लिखे तो हम इसे कहते हैं कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान के चलते हैं -1 चार्ज. जब हम कभी कटाइन बनाते हैं या अनायन बनाते हैं, सो वी प्रोवाइड दिस अ रिलेटिव चार्ज बिकॉज वी कैन नॉट राइट दिस मच नंबर एवरी टाइम फॉर ईच इलेक्ट्रॉन. सो -1 -2 से हम इसे रिलेट कर देते हैं. Exact charge on an electron is -1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now, what is the mass of an electron? Shaurya Gupta, what is the mass on an electron? Ma'am, I do not know. ठीक है. Arjit Patel, do you know the mass on an electron? And don't know. ठीक है. अव्यक्त शर्मा कैमरा ऑन कर दीजिए. कार्तिक सिन्हा प्लीज कैमरा ऑन करिए. मैम अभी करता हूँ बस. शुभम शाह, भूमि श्रीवास्तव, सत्यम चौधरी, वर्षा सिंह. Aditya Verma, what is the charge on an electron? Sorry, what is the mass of an electron? Ma'am, 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Good. It is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kgs. This is the mass of an electron. Now let's write all these things for protons as well. Proton की discovery किसने करी थी? शुभम शाह. Who discovered proton?
Okay, currently I don't think so he is here. Bhumi Srivastav, who discovered proton? Ma'am, E. Goldsmith. Goldsmith? Ma'am, may I? Ma'am, Rutherford. Ma'am, Goldstein. Goldstein. E. Goldstein. Ma'am, but didn't Rutherford Rutherford also give like a theory जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी तो उन्होंने कहा था कि एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने कब करी थी? मैम एक्चुअली मैम क्या हुआ था कि मैम पहले गोल्डस्टीन ने मैम अपना थियोरी दिया था मैम प्रोटॉन का. मैम उसके बाद मैम फिर जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था तो मैम उसमें उन्होंने रदरफोर्ड, हाँ, तो जब रदरफोर्ड का मॉडल आया था, he said the positive charge is concentrated inside the atom in just one place at the center of atom and he named it as nucleus, कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो उसके अंदर रहता है. So he did not actually क्या कहें discovered the proton. E. Goldstein did that. Rutherford अगर आपको लिखना है, it is for the discovery of nucleus. He discovered nucleus. Then proton का चार्ज कितना होगा? जितना चार्ज आपके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसी का ऑपोजिट इक्वल चार्ज. Yes, it is 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. It is in positive. It is positive charge. अगर हम यूनिट चार्ज के हिसाब से कहें तो दिस इज योर पॉजिटिव 1. द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज, रिद्धि रावत प्लीज मास ऑफ प्रोटॉन बताएं. रिद्धि रावत, आर यू एबल टू हियर मी? ठीक है, सार्थक सिद्धांत. Yes, ma'am. What is the mass of a proton, beta? Ma'am, 1.6 in 10 into 10 to the power minus 27. Kgs, grams, something. Yes, ma'am. Kgs. Okay, this is the mass of a proton. Then coming to neutron. Neutron was discovered by तने सिरोठिया बताएं. Ma'am, James Chadwick. Yes, it was discovered by James Chadwick. The charge on a neutron is basically none. Ma'am, radon. Ma'am, it's the product of radiation. हाँ, रेडिएशन, तो रेडिएशन जैसे रेडियम एंड पोलोनियम. अब रेडिएशन के नाम से रेडियम नहीं आया, मतलब इट इज दैट. यू कैन यूज सम न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है, विच इज रेडियो एक्टिव, मतलब इट रिलीजेस अल्फा रेज. सो द source of alpha ray in this experiment would be radium or polonium. ठीक है, अब Uranium. हाँ जी, यूरेनियम can also be mentioned. He basically used radium polonium elements. तो sources of alpha ray हो गया. Now ये अल्फा रे को उन्होंने भेजना कहाँ पे है? gold Ma'am, foil. gold sheet. Gold foil. ठीक है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल. ठीक है, तो टारगेट क्या है आपका जिसे आपको हिट करवाना है अल्फा रे पे? दैट इज गोल्ड फॉइल. व्हाई गोल्ड फॉइल? Because, ma'am, Malleable, ma'am, सबसे ज्यादा वही है. Because gold is most malleable metal. मोस्ट मेलिएबल तो सिल्वर होता है. Ma'am, it was malleable and less The reactive. alpha particle penetrate the gold foil. मैम थिक एटम जैसे करके था, कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था. नहीं, शानवी इज करेक्ट. ओ सॉरी, मोस्ट नहीं लिखना. वेरी मेलिएबल and inert metal है. It is very less reactive.
सिल्वर ऑन दी अदर हैंड इट रिएक्ट्स. ऐसे एल्यूमिनियम भी आपका बहुत abundant है, बहुत सस्ता है compared to gold, and it is very malleable, but these are not used because they are not that much inert. We don't want a chemical reaction to take place. That is why we are not placing this as a target. What is the meaning of inert? Inert मतलब जैसे आप लोग होते हैं ना कि बात नहीं करते हैं, It can exist as a free state. कैमरा ऑन नहीं करते हैं, माइक ऑन नहीं करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो उन जरूरत ही नहीं है जिन्हें टाइप वैसे इनर्ट, मतलब दे डू नॉट रिएक्ट दैट मच. ठीक है, इंट्रोवर्ट्स है वो. बीइंग मेटल्स दे आर इंट्रोवर्ट्स, दैट इज व्हाई दे आर इनर्ट मेटल्स. ठीक है मयंक, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है गोल्ड. Okay, ma'am. तो जब आप किसी भी सोर्स से कोई भी चीज उसके ऊपर बोम्बार्ड करवा रहे हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल ही है, सो यू डोंट वांट एनी केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस. आप बेसिकली सिर्फ नेचर देखना चाहते हैं कि जो गोल्ड के एटम्स है वो एक पॉजिटिवली चार्ज चीज के साथ में, अगर हम उस पर एक पॉजिटिवली चार्ज चीज जो कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, अल्फा पार्टिकल, इट इज पॉजिटिवली चार्ज. एज आई सेड, इट इज डबली पॉजिटिव चार्ज. इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन इज पॉजिटिव. So what you want to see is you want to see the effect of that positive charge on the atom. तो एटम के अंदर जो भी चीजें हैं वो आपको देखनी है कि कैसे आपका अल्फा पार्टिकल के साथ में वो रिएक्ट करते, रिएक्ट नहीं, क्या होता है, what is the physical change you basically see, not a chemical change. You don't want to see any chemical change, and that is why you want that foil to be very malleable, so that बहुत ही thin sheet आपके पास बन पाए, and there is less number of atoms with which the alpha particle is interacting. यानी कि अगर मोटा शीट लेंगे तो बहुत सारे एटम्स होंगे उस कोर्स में, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा that will be influenced by so many atoms in the line. So you want that to be minimum. अब एक एटम जितना मिनिमम तो हम नहीं कर सकते, बट वी वांट इट टू बी द थिनेस्ट, कि सबसे 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 कम इंटरैक्शन विद लेस नंबर ऑफ एटम्स इसका हो पाए. एक रहता तो बहुत अच्छी बात थी, बट एक हम जितना पतला कर नहीं सकते, सो वी डिड दैट कि बहुत पतला फॉइल लगा हुआ हो. ठीक है, तो जब उन्होंने क्यों लिया मैम? क्या? अल्फा रे क्यों ली? मैम अल्फा रे क्यों ली मैम? positively charged है, we wanted to see the effect of that positive charge on the nucleus, oh sorry, atom. Okay. ऐसे होता है ना, positive repel each other and positive negative will attract each other. So he just wanted to see कि फिर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कैसा रहता है एटम के ऊपर. ठीक है मैं. नाउ देन सोर्स से आपका अल्फा रे जा रहा है, बहुत ही पतला महीन मुक्के स्लिट से पास करके, ये जाकर के टकरा रहा है आपका किससे, गोल्ड फॉइल से. Is टकराइंग विद द गोल्ड फॉइल. इसके पीछे डिटेक्ट करने के लिए वी हैव अ फोटोग्राफिक प्लेट, रोटेटिंग फोटोग्राफिक या फिर सर्कुलर, एक सेकेंड, वी हैव अ सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट which is made up of zinc sulfide. Now hold on a second, just you guys.
So we have this circular photographic plate which is made up of zinc sulfide. तो इससे क्या हुआ कि जब आपकी अल्फा रे टकराई, when this alpha ray basically hit the gold foil, तो ये स्कैटर हुई. तो ये किस हिसाब से स्कैटर हुई वो हम इस सर्कुलर प्लेट के ऊपर देख पाते हैं. सर्कुलर इसलिए लगा है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द एंगल ऑफ दैट अल्फा रे विल बी. ही डिडंट नो कि व्हाट द एंगल ऑफ अल्फा रे वुड बी. तो इसलिए उन्होंने एक सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल किया. फिर इसके बाद में दे मेड ऑब्जर्वेशन. नाउ दिस जिंक सल्फाइड इट इज अ फोटोग्राफिक स्क्रीन इसकी बनी हुई होती है. ये एक फॉस्फोरेंस शो करने वाला कंपाउंड है बेसिकली. तो व्हाट फोटोल्यूमिनेसेंस जिसे कहते हैं. तो क्या होता है जब अल्फा रे का पार्टिकल या व्हेन एन अल्फा पार्टिकल कोलाइड्स या टकरा जाता है सर्कुलर प्लेट के साथ में, तो इट प्रोड्यूसेस scintillations. Scintillations are basically flashes of light so that you can detect कि कहाँ पे जाकर के आपका वो पार्टिकल टकराया है. अल्फा रे ऐसे ही हमारे सामने से जाएगी तो हमें नजर नहीं आएगी किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है. सो दैट इज व्हाई वी नीड अ फोटोग्राफिक स्क्रीन. एंड दैट फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर भी हमें फ्लैशेस ऑफ लाइट मिलते हैं जहां जहां पे आपका अल्फा पार्टिकल जाके टकराता है. So now what were the observations made by Rutherford? Observations क्या मिले उसको? मैम एक में शायद वो डिफ्लेक्ट हो गई थी, एक में मैम रिबाउंड हो गया था, मैम एक कुछ में मैम पास हो गया था. एक में मतलब मैम हम सबसे ज्यादा में पास हो कुछ गया था मैम मैम. डिफ्लेक्ट कुछ मैम Number और मैम कुछ डिविएट कर रही थी. नहीं मैम वैसे मैम कुछ मैम डिफ्लेक्ट हुई थी, कुछ रिबाउंड और मैम कुछ पास हो गई थी मैम विदाउट एनी. मैम हम सबसे ज्यादा पास हुए थे मैम. मैम हाँ बोलो बोलो मैम. मैम ऑब्जर्वेशंस ये थी. मैम उन्होंने कहा था कि अगर आप 15 इंच का शेल टिश्यू पेपर पे फायर करो और वो आप पे वापस आके टकरा जाए, वैसी ऑब्जर्वेशंस आई थी रदरफोर्ड मॉडल. तो तुम सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशन नहीं बता पा रहे? मैम इसका मतलब कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड फॉइल इतना मतलब सॉफ्ट है कि जो अल्फा रे हैं वो एकदम पास कर देंगे उससे, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो 180 डिग्रीज रिबाउंड होके फिर से उनको लगेगी. मैम मोस्ट ऑफ देम जो है वो ऐसे ही पास हो गई थी मैम. और मैम कुछ में सबसे कम डिफ्लेक्ट हुई Yes, थी ma'am. मैम. So this is an atom. Basically, most of the alpha rays pass undeflected. Most alpha rays passed undeflected. Few were deviated from their path. कुछ थी रेस जो कि आपका साइड्स में चली गई. ठीक है. एंड देन 1 in every 10,000 or 12,000 rays got deflected back at 180 degree angle.
ठीक है, अब इससे उन्होंने कंक्लूजन्स क्या निकाले? सिंस ज्यादा करके आपकी जो रेज है वो स्ट्रेट पास हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द एटम इट इज एम्प्टी. empty. ठीक है, और क्योंकि सिर्फ कुछ ही रेज हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रही हैं और बहुत एक आधी रे है जो कि आपकी वापस आ रही है 180 डिग्री पे, दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इट इज Yes, कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल पार्ट विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एटम में, मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज रे है, जब वो पॉजिटिव चार्ज रे बिल्कुल टकराएगी उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के साथ में, गोल्ड का न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होगा, तो जब अल्फा रे उसके ऊपर जाएगी तभी आपका पूरा ऐसा होगा कि वो बाउंस बैक करेगी, देन देयर विल बी रिपल्शन. तो ये रिपल्शन जो है इट इज वेरी लेस, इट इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 in every 10,000 rays. That is why he said the positive charge of the nucleus, of the atom is concentrated in the center of the atom. He called it as nucleus. ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमें ज्यादा पता नहीं चले एंड देयर वाज लिटिल लेस डिफ्लेक्शंस ऑफ द rays, so he said the electrons revolve around the nucleus in particular orbits just like the solar system या planetary motion जैसा उन्होंने उसे कंपेयर कर दिया. ठीक है, he said the electrons revolve around the nucleus in orbits just like the planetary motion. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में. वन इज योर न्यूक्लियस एंड द अदर वन वाज नोन एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में रहते हैं एंड द पॉजिटिव चार्जेस इन दी न्यूक्लियस, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. एटम का जो साइज होता है करीब करीब होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में, और जो न्यूक्लियस का साइज बताया उन्होंने वो करीब 10⁻15 मीटर होता है. यानी कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इट इज वेरी लेस देन द साइज ऑफ एन एटम. तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली 10⁵ का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो इट इज वेरी लेस. न्यूक्लियस बहुत 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 छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में. ये 10⁵ छोटा देखने में नंबर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा कंपैरेटिवली होता है. ठीक है, तो वो उन्होंने बताया एटम के बारे में. ठीक है, नाउ टेल मी, ये जनरली, ये जरूरी नहीं है आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन? करीब करीब यू कैन से लाइक राउंड ऑफ करके भी बता सकते हैं आप. अच्छा, ये याद करने वाली चीज है, वैसे इतना कैलकुलेट करने की नहीं, क्योंकि क्या पता आपका अप्रोक्सीमेटली एवरेज आंसर आए नहीं आए. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट इज 1/1840, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 183 समथिंग आंसर आता है, 7 या 5 ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन. So it is so much less than the mass of a
इलेक्ट्रॉन. सेम अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ radius of nucleus to radius of atom, ये करीब इस रेशियो की, तो आपको इसको डिवाइड करना है, दैट इज 10⁵ ठीक है. जनरल बेसिक फटाफट करने वाले क्वेश्चंस है. नेक्स्ट वी हैव द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड. मैं बताऊं? हाँ बताओ. मैम तो जैसा मैम रदरफोर्ड का जो मॉडल था मैम, उसमें बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स मैम दे बेसिकली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो मैम जैसा हमने मैम फिजिक्स में पढ़ा है कि मैम अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रही है तो मैम वो एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेती है. और मैम अगर एक्सेलरेशन एक्वायर कर लिया तो मैम एक टाइम आएगा जब मैम उसका एनर्जी खुद ब खुद डिक्रीज होते जाएगा. तो मैम डिक्रीज होगा तो मैम रादर देन अ सर्कुलर मोशन मैम वो एक स्पाइरल जैसा मोशन हो जाएगा. और मैम फिर एक टाइम आएगा जब मैम वो फिर न्यूक्लियस में चला जाएगा. मैम जब वो न्यूक्लियस में चल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो मैम उसके वजह से जो मैम एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ाया तुमने? क्या मैम? ये फिजिक्स में पढ़ाया, सर्कुलर मोशन में एनर्जी लूज होती है. मैम हाँ मैम, ऐसे एक्सेलरेशन हो ये सब तो मैम फिजिक्स वाले टर्म में. अच्छा, एक्सेलरेशन क्योंकि फिजिक्स वाला टर्म नहीं, होता है. मैम पढ़ा होगा. मैम लाइक उसमें कि जैसे फिजिक्स में ही पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में क्या करिए ये टर्म? मैम नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैम अगर मैम वैसे मैम जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चले तो मैम एक्सेलरेशन पे एक्वायर कर लेगी. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिद्धांत इट्स ओके. एक्सेलरेशन इज द फिजिक्स की टर्म. केमिस्ट्री में बस हम रेट ऑफ रिएक्शन में यूज करते हैं. खैर उसका बेसिकली क्या है, जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे. ही गेव द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर किसी बच्चे को पुराना याद हो तो, कि जेम्स मैक्सवेल was a scientist. He gave the theory of electromagnetic waves. He basically told when you have a charged particle and it is under acceleration, it will lose energy. अगर कोई चार्ज पार्टिकल है आपके पास और वो एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो इट विल लूज इट्स एनर्जी. ठीक है. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इफ इट इज गोइंग दी सर्कुलर मोशन में अगर वो जा रहा है, इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज changing its direction, so it is undergoing acceleration. So when you have a charged particle in circular motion that is under acceleration, it will lose its एनर्जी. ठीक है. इसी मैम आपको ऊपर का दिखा दो कि बिल्कुल हो गया था. ओके मैम. ठीक है. सो इट विल लूज इट्स एनर्जी. When charged particle is under circular motion या फिर under acceleration, it will lose its energy. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, मैम ये जेम्स मैक्सवेल ने दिया था. हाँ जी, he gave the theory of electromagnetic waves and he said that. ठीक है. तो बेसिकली क्या है आपका, तो जो इलेक्ट्रॉन है, since it is negatively charged, so it should fall in the nucleus because it will lose its energy. ये क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा अपनी, and it will fall in the nucleus and it will collide with the nucleus. Therefore, Rutherford could not explain the stability of atom. This is one of the drawbacks of Rutherford, the major drawback. He could not explain the stability of atom. हाँ समृद्धि बोलो. मैम जैसे रदरफोर्ड ने स्टार्टिंग में बोला कि सोलर सिस्टम की तरह है, तो मैम सोलर सिस्टम में भी तो मतलब वो तो एक्सप्लेन कर ही रहा है कि सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहे वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे.
हाँ, तो उसने तो वही एक्सप्लेन किया था, बट फिर जेम्स मैक्सवेल ने कहा ना कि भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इट शुड फॉल, इट शुड लूज द एनर्जी। और भी 2-4 चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट वो हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, जैसे जीमैन इफेक्ट और लाइक स्टार्क इफेक्ट, वो वैसे भी बोहर्स में भी आएंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो मॉडल था दैट वाज गिवन बाय बोहर्स। बोहर्स ने बेसिकली ये बोला, एंड इट इज अ मॉडल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए काम करता है आपका बोहर्स मॉडल। इन्होंने बेसिकली ये बोला, और ये बात तो जनरली सब पे वैलिड है, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये जिन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, दे हैव फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, जो ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी होगा जिस ऑर्बिट के अंदर वो है। इफ द इलेक्ट्रॉन समहाउ गेन्स एनर्जी, so it will jump from the इसकी original state which is called the ground state and it will jump towards the higher energy orbit. ठीक है, so the orbits have fixed energy, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर है, it has that much energy. If this electron is supplied with energy, इसमें अगर आप एनर्जी ऐड कर देंगे, तो it will jump to the next higher orbit. तो इस बेसिस पे उन्होंने ये भी कहा, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, शेल्स का एनर्जी इंक्रीज होता चला जाता है, यानी कि E1 विल बी लेस देन E2, विच विल बी लेस देन E3, विच विल बी अगेन लेस देन E4. ठीक है, तो द ऑर्बिट्स का एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. मैम ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है हम इलेक्ट्रॉन्स को? प्रोवाइड होती है मतलब? हम जैसे अगर ये मैम के से मैम एल में जंप कर रहा है, तो मैम उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अच्छा, ऐसे कह रहे प्रोवाइड कैसे होती है? ठीक है, दिस is provided in any form. You can provide it by some radiations or light itself. तो ये जो एनर्जी है, it is, आपको अगर लैब में करना है रिएक्शन, तो you can radiate it. You can provide that energy radiations के थ्रू. और अगर अपने आप में हो रहा है, मान लो धूप में भी हो सकता है, that is the light provided by the sunlight, any light, plasma light, any light. ठीक है, बिकॉज एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो लाइट होती है, इट इज पैकेट्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारे इफेक्ट्स हैं उसको लेकर के, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है. ही सेड दी लाइट इज बेसिकली मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्वांटास which are packets of energy. So when they fall on a surface, they provide that energy. जैसे होता है ना, धूप आई किसी सरफेस के ऊपर, गर्म हो जाती है. ऐसे कैसे, इतनी दूर है सूरज, यहाँ कैसे गर्म हो गया? तो it is not a real phenomena, it is basically imaginary phenomena कि light is consisting of packets of energy. So this energy is transferred. ठीक है, so when you radiate something, the energy is provided. ओके, टेम्परेचर रेज करने से भी इट कैन बी डन बेसिकली. ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है नेक्स्ट में. दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. जो ओरिजिनल ऑर्बिट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, दैट इज नोन एज इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, व्हाटसोएवर, इट इज द ग्राउंड स्टेट. और जो आपका चेंज, यानी कि एनर्जी गेन करने के बाद में, आफ्टर गेनिंग एनर्जी, दैट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ दैट एटम. ठीक है, वो कहलाती है आपकी एक्साइटेड स्टेट. So the electron jumps from the ground state to the excited state. Now you have to provide with the difference of energy. ऐसा नहीं है, मान लो इसकी इवन एनर्जी है, E2 एनर्जी, तो इनके बीच में कोई भी चीज नहीं है. बीच में आता है नोड. नोड इज बेसिकली सम एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इट इज वेरी लेस या जीरो. लेस नहीं, इट इज जीरो. तो आपको इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मिलेगा नहीं. आप E1 और E2 के डिफरेंस का पूरा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टू दी हायर एनर्जी ऑर्बिट. ऐसा नहीं है थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद वो भटक जाए अपने राह से और यहाँ कहीं मंडराने लग जाए. दिस विल नॉट हैपन.
ओके, दिस इज व्हाट रदरफोर्ड सजेस्टेड. अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो लूज कर देता है ना, आफ्टर सम टाइम इट इज इन द एक्साइटेड स्टेट एंड समहाउ इट लूजेस एनर्जी, वी आर यूजिंग दैट एनर्जी फॉर सम पर्पस, या इट इज लूजिंग दैट एनर्जी एंड दैट एनर्जी कैन बी रेडिएटेड. तो इसे हम एमिशन, एमिटेड एनर्जी या एमिशन कहते हैं बेसिकली. ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से इट कैन फॉल बैक टू दी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट. या ये भी हो सकता है फ्रॉम दैट एक्साइटेड स्टेट इट कैन जंप बैक इनटू सम अदर स्टेट. जैसे अगर मान लो थर्ड शेल में है तो थर्ड से पहले सेकंड में आ गया थोड़ी रेडिएट करके, एंड फिर उसके बाद में इट कम्स बैक टू दी फर्स्ट स्टेट. दैट may also happen depending upon how much energy it is radiating. Okay. So boys ने काफी सारे ये सारे पॉइंट्स दिए थे. One major thing that you need to know is कि energy of hydrogen or hydrogen like species अगर आपको किसी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ठीक है, तो वो एनर्जी हमारे पास कैसे निकल के आती है, इट इज -13.6 इंटू. समृद्धि क्या दीवारें ठोक रही हो तुम? व्हाट इज दिस? बुला रही हो किसी को? आ जाओ तुम भी पढ़ लो. Z square by N square, where Z is the atomic number and N is the shell number. तो जैसे अगर मान लो मुझे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड द शेल नंबर इज 1. मैंने जैसे आपसे कहा फर्स्ट ऑर्बिट का. अगर मैं आपसे कहूंगी कि मुझे हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, तो दैट विल बी -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये मतलब ये रदरफोर्ड ने फॉर्मूला दिया था. ही गेव द फॉर्मूलाज ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटीज एज वेल. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एनर्जी का हमें पता करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी से हमें इससे एक चीज पता चलती है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एन स्क्वायर. जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ में आ रहा है. भले इट इज रेसिप्रोकल बट इट इज विद द माइनस साइन. और हम इसे सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हमें जब हमें बोहर ने ये फॉर्मूला दिया था, ही कंसिडर्ड ओनली द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है. उन्होंने सिर्फ इस अट्रैक्शन को कंसिडर किया कि एक फोर्स तो इसकी बाहर की तरफ लग रही होगी, विच इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करके फेंकते बाहर की तरफ जाता है. आई थिंक आई हैव टोल्ड इट इन दी लास्ट सेशन, बट मैं बता देती हूँ कि एक होता है ना कि आपकी एक बाहर की तरफ, अगर हम सर्कुलर मोशन में एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, कोई भी चीज यदि आप उसे घुमा रहे हैं तो वो गिरेगी बाहर की तरफ. और एक आपके पास इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है. ठीक है, तो जब बोहर ने अपना मॉडल कंसिडर किया था, या बोहर ने जब ये फॉर्मूला दिया था, व्हाट ही कंसिडर्ड वर दीज टू फोर्सेस ओनली. बट अगर मान लो हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल लें, देयर विल बी वन मोर फोर्स इन मोशन, मतलब इन एक्शन, दैट इज द रिपल्शन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स. उन्होंने जब फॉर्मूला निकाला, उन्होंने इस फोर्स को इस फोर्स के इक्वेट कर दिया. बट जब अगर बाई चांस हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है या दो और इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल बी देयर विल नॉट जस्ट बी द अट्रैक्शन, द कूलॉम्बिक अट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिपल्शंस भी होंगे. तो वो उन्होंने कंसिडर नहीं किए. सो दिस बोहर का एनर्जी स्टेट वाला थिंग इज वैलिड फॉर एवरीबडी, लाइक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स एंड ऑल दैट. But the formulas and the derivations which you will study in the higher classes, it is valid for only one electron species. So this is one of the major drawback of Bohr's model. Valid for one electron species. जैसे हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डाई पॉजिटिव, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव, जनरली इतने तक ही जाते हैं, तो इतना का आप निकाल सकते हैं. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस चीज में भी? लिखिए आप सब लोगों ने ये.
हमें फॉर्मूला में EV क्या है? वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. HCl is a proton donor, yes, because HCl में से H positive अलग हो जाता है. ये उर्वी ने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन पूछा है, नथिंग रिलेटेड हियर. बट मैं बता देती हूँ, HCl जो होता है, it dissociates into H positive ion and Cl negative ion. This H positive ion is also known as proton because it is carrying only one proton, so it is a proton donor. हाँ समृद्धि बताओ. मैम वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन-कौन से मैम एक बार आप फिर समझा दीजिए. क्या वन इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज जैसे कि He पॉजिटिव, हाइड्रोजन, Be3 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव. जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी बता दीजिए लिथियम डाई पॉजिटिव की. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 positive? Tell me that. minus 13.6 into 4 electron volt. मैं तो सॉल्व करके बता दूं ना. और ये कैसे बताया तुमने? सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव ऐसे ही आएगा आदित्य? मैम पूरा सॉल्व करना है? हाँ जी. मैम पूरा सॉल्व करना है? तो कुछ रेशियो बता दो. वैसे मुझे लगता है into 4 तो नहीं आएगा. मैम -13.6 into 9/4. हाँ into Yes, ma'am. 9/4 तो नहीं बोला था ना आदित्य ने? नहीं मैम 4. मैम मैंने गलती से थर्ड ऑर्बिट ले लिया था. आज तभी कैंसिल आउट कर दिया तुमने. यस मैम. तो पूरा कैंसिल हो जाता. 4 कहाँ से आता फिर? मैम -13.6 into 9/4 ही तो आ रहा है. हाँ 9/4 इज करेक्ट. बल्कि सॉल्व कर लें पूरा तो बहुत अच्छी बात है. इट विल बी z इसके लिए कितना है आपका 3 और n कितना है इसमें 2. तो z स्क्वायर विल बी 9 एंड n स्क्वायर विल बी 4. E is -13.6 into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है 30.6. क्या? -30.6. -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा दक्ष बीच में कहीं पूछ रहे थे शायद इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज यूज फॉर जब आपको पोटेंशियल चीजें देखनी है. क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के केस में आप पोटेंशियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जूल को भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली इतना पोटेंशियल. वो क्यों यूज करते हैं हम इसमें टर्म कि अगर आपके पास इंफिनिटी से एक जगह से इट इज दैट एनर्जी कि आपको इस ऑर्बिट से निकाल करके अगर इसे निकालना है इंफिनिटी पॉइंट पे ले जाना है तो इतना पोटेंशियल आपको अप्लाई करना है. जैसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने. Yes, ma'am. वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट एंड दैट. ये Yes, ma'am. so 1 electron volt is basically equal to 1.602 into 10 raised to the power -19 joule होता है. It is very easy to learn. Basically it is the charge on an electron or a proton. लर्न करने के लिए बहुत आसान है ये. ठीक है. You can convert this electron volt into joule also. It will be 2.18 into 10 raised to the power -18 joule something करीब आएगा. वो आप कर सकते हैं. मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि अगर आप कन्वर्ट करेंगे जूल में तो. मैम अगर लिथियम के अलावा कोई 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो नहीं उस पे काम करेगा? नहीं उस पे नहीं काम करेगा. कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी उस पे नहीं काम करेगा क्योंकि उसका तो पूरा डेरिवेशन ही इस तरीके से है कि जो आपका फोर्स लग रहा है बिटवीन दैट पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज एक तो इसके हिसाब से है ना. मतलब जो भी R स्क्वायर होता है फलाना. और दूसरा वाला आपका जो चीज है वो लगाया था उन्होंने जो आपका ये सेंट्रीफ्यूगल वो मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला है ना ये वाला. ठीक है.
तो क्वांटम नंबर तो आज नहीं हो पाए, बट दिस इज हाउ वी कंक्लूडेड द फर्स्ट, मतलब पूरा 4th चैप्टर पूरा इतना जो आज हमने क्लास में पढ़ा है. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग द क्वांटम नंबर्स, क्योंकि वो अभी स्टार्ट करके नहीं हो पाएंगे. जनरल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम्स आते हैं आप लोगों को? डू यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो जनरल हम जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे 2, 2,8, 2,7, 2,5. अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वांटम नंबर्स, तो आपके ये सिर्फ 2,8, 2,5 ऐसे नहीं रहेगा, ये आपका SPDF में कन्वर्ट हो जाएंगी कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे, लेकिन ये 4 SPDF नहीं होते हैं. तो इसके लिए हमें पूरा क्वांटम नंबर्स पढ़ना पड़ेगा. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दे प्रोवाइड यू विद अ पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम है या कहाँ मिलता है आपका इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. These are based on the quantum mechanics provided by Schrodinger's and the equations provided by Schrodinger's. Those are way out of the syllabus. तो बट हम क्वांटम नंबर्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए पढ़ते हैं. एक दो बारी क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर NTSC में, व्हेन देयर वाज द टाइम जब कोई पेंडेमिक नहीं हुआ करता था, तब हमारा ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है. करंटली पूछा जाए नहीं पूछा जाए, दैट इज अप टू देम कि इजी बनाएंगे पेपर या मुश्किल बनाएंगे. बट क्वांटम नंबर्स इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्लास 11 में आएंगे, आप इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. देन यू विल हैव टू फॉरगेट दैट 2,8 समथिंग लाइक दैट. आपको इतना इलैबोरेटली ही लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो वी हैव बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स. वन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Second is your azimuthal quantum number. Third is your magnetic quantum number. And fourth is your spin quantum number. ये quantum numbers आपको states of electron ही बताते हैं. Now how do they tell? Yes, Alice, हमने पढ़ा हुआ है, but there are many students who have not studied it. जिन्होंने क्लास 9 में तो क्लासेस नहीं लिए थे, they have joined us recently. So what you can do is you can get a quick revision and we will be discussing in the next class. तो आप अच्छा बता सकते हैं. ठीक है आयुष? जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो इसका रिविजन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि it is itself a very big topic. So it will consume at least minimum 25 minutes to 30 minutes. So we don't have that much of time right now. So we'll complete it then. इसका सिंबल होता है N, it is L, it is ML and it is S. So we'll be doing this in our next class. Thank you everyone for joining and keep studying. अपने basic. Last class में आपने एक क्वेश्चन दिया था more concept का. Oh हाँ, let's discuss that. Sorry, I forgot it. Thank you, Samriddhi. Samriddhi, can you be a doll and write that in the chat section? क्योंकि मैं units पूरा नहीं याद है मेरे को. मैम मेरे पास क्वेश्चन है नहीं? मैम मेरे पास क्वेश्चन है वो वाला. है मतलब? मैंने स्क्रीनशॉट लिया था. ठीक है, तो आप प्रेजेंट कर सकती हैं या क्या कर सकती हैं? मैम प्रेजेंट देखती हूँ, मैम प्रेजेंट हो जाएगा तो प्रेजेंट कर सकती हूँ. नहीं आप मैम भेज दूँ आपको? हाँ, आप मुझे भेज दीजिए. हाँ, जिसके पास भी ऑप्शन है दे कैन प्रेजेंट इट. मैं एक सेकंड इसको बंद कर देती हूँ. वैसे मैं सॉल्व कैसे करूंगी? मैम एक साथ 2 स्क्रीन भी प्रेजेंट हो जाती हैं शायद. अच्छा, आई डोंट नो, मैंने बिल्कुल हुआ नहीं. There's always a start. देख लेंगे. समझ में जो फोटो भेज रही हूँ मेरे को.
ये समृद्धि ऐसे ही बैकग्राउंड था हमारा। ठीक है एलिस, इट्स ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज कि आपको दे रखा था जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ऑफ एसिटिक एसिड, वो दे रखा था 100 ml, ठीक है, और उसका जो मोलारिटी दे रखा था एसिटिक एसिड का, that was given to you as 0.5 molar। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालेंगे, मिलीमोल्स ऐसे निकालेंगे कि ml में गिवन है, इजी रहेगा, वरना आप मोल्स भी निकाल सकते हैं, बस आपको ये 0.1 लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स विल बी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, that is 0.5 into 100 ml, that is 50 मिलीमोल। इतने एसिटिक एसिड के मोल्स थे स्टार्टिंग में, इनिशियली। नाउ आफ्टर एडिशन ऑफ चारकोल आपका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। जब आपके इस सरफेस के मतलब आपके पास एक सोल्यूशन था, उसके अंदर आपने ना चारकोल डाल दिया। अब चारकोल डालने से क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड पड़ा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा जाकर के ना इस पे भी चिपक गया, ठीक। अब चिपकने के बाद में क्या हुआ है कि आपके इसके मिलीमोल्स कम हो गए हैं, इसका कंसंट्रेशन अब हो गया 0.49 और वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 100, तो इसके मिलीमोल्स हो गए 49 मिलीमोल्स, ठीक है। Therefore, absorbed millimoles of acetic acid कितने होंगे ये? 50 minus 49, यानी कि 1 millimole is absorb, ठीक है कि नहीं? 1 millimole उसका absorb हो गया। पहले 50 मिलीमोल मतलब 50 करीब आपके पास अगर एसिटिक एसिड है, तो 49 आपके रह जा रहे हैं, एक एब्जॉर्ब हो जा रहा है उस चारकोल के ऊपर। नंबर ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड, ये कैसे निकालेंगे हम? मिलीमोल का मतलब क्या? 1 × 10⁻³ मोल। और अगर आपको नंबर ऑफ एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, ये कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए वो हम कैसे निकालेंगे? जितने मोल्स थे इंटू एवोगैड्रो नंबर। इज इट क्लियर? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं। दक्ष, शौर्य, अव्यक्त, मृणाल, हर्षित, भाई ठीक है। तो आपके इतने मिलीमोल्स या सॉरी इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो गया? 6 × 10⁻, या 6.02 × 10⁻20 ये हो जाएगा। Na कितना होता है हमारा? 6.022 × 10⁻23 होता है, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स हमारे जो है वो एब्जॉर्ब हो गए। नाउ सरफेस एरिया absorbed by 6.022 × 10⁻20 molecules is, एक सेकंड इसमें देखना पड़ेगा वैल्यू क्या थी, 3.01 × 10⁻², ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब, वो कितना एरिया यूज करेगा? ठीक है। Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू एनीबॉडी? देखो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज द कैलकुलेशन एंड द लॉजिक ओनली। क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। आपको इनिशियली पता है क्या कंसंट्रेशन है, बाद में क्या कंसंट्रेशन है, सो यू कैन फाइंड आउट कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए, और बाकी तो फिर मैथ्स है। भाई इतना सरफेस एरिया इतने मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब किया है, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब मॉलिक्यूल्स आपने निकाले हैं, बाकी एरिया क्वेश्चन में गिवन है। तो एक मॉलिक्यूल कितना करेगा? यू जस्ट हैव टू डिवाइड। हु सॉल्व्ड इट?
किसी ने सॉल्व किया? Yes, ma'am. 5 into 10 to the power minus 19 meter square. अपने आप सॉल्व कर लिया था? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा, बाकी बच्चे भूल भी गए होंगे कि अरे मैम ने ऐसा कुछ क्वेश्चन भी दिया था लास्ट क्लास में, है? क्योंकि हम तो लाइक याद रखते भी नहीं है ना ऐसी चीजें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं ये हटा रही हूँ स्क्रीन। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। So thank you very much for joining. थैंक यू मैम। We'll meet in the next class. उसके लिए प्लीज रिवाइज करके आइएगा आप लोग, जो मैंने कहा है आपको। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.